नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आधुनिक युग से पहले जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से हमारे सामने आई है। लेकिन जैसे कि आप इस अध्याय में देखेंगे, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया व्यापार का काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूंजी व बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही एक लंबा इतिहास रहा है। आज जब हम अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया ऐसी बनी। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते हैं। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और अत्याधुनिक शांति के लिए या उत्पीड़न यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर तक यात्राओं पर जाते थे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसे, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु बीमारियाँ भी साथ लेकर जाते थे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से जुड़ी है जिसे हम आज पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। रेशम मार्ग, सिल्क रूट से जुड़ी दुनिया। आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया एक दूर दूर स्थित भागों में बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग से नाम से पता चलता है मार्ग में पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशमी सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी रास्ते से चीनी पटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। भोजन की यात्रा। हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। जब हम व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे, जाने अनजाने वहाँ नई फसलें के बीज बो आते थे। संभव है दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के साझा स्रोत रहे हों। आइए स्मूदी और नूडल्स का उदाहरण लें। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ उन्हीं से स्मूदी का जन्म हुआ। संभवतः किसी पास्ता अरब यात्रियों के साथ 50वीं सदी के सिसिली पहुँचा। अब वह इटली का एक टापू है। इसी तरह आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है हम कभी यह ना जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ। फिर भी अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चला रहा होगा। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मटर, मिर्च, शक्कर ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाना जाता है। यह अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिका इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसल आने से जीवन और जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। साधारणतः आलू इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप की गरीब जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसतन उम्र बढ़ने लगी। आयरलैंड गरीब कसदर आलू
पर इस तरह हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 दशक में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। विजय, बीमारी और व्यापार। 16वीं सदी में जब यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक समुद्री रास्ता ढूंढ लिया, वह पश्चिम सागर को पार करके अमेरिका तक जा पहुँचे। पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपराएं एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में एक इलाके में भारी महत्व था। यूरोपीय के दाखिलों से आवाजाही और बढ़ने लगी और इन प्रवाहों को दिशा यूरोप की तरफ मुड़ने लगी। अपनी खोज से पहले लाखों सालों से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी में उसकी विशाल भू और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवंत रूप रंग बदलने लगी। आज पेरू और मेक्सिको मौजूद खाने से निकलने वाली कीमती धातु, खासतौर पर चांदी, यूरोप में संपदा को बढ़ाया। पश्चिम एशिया के साथ होने वाले व्यापार गति प्रदान की। 17वीं शताब्दी के आते आते यूरोप में दक्षिण अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे। किन रिवायतों की बदौलत ही लोग डोरांडो को सोने का शहर मानने लगे। उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू किए गए। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं के विजय का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने अमेरिका के उपनिवेशिक बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थी। स्पेनिश विजेताओं ने अपने शक्तिशाली हथियारों के परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे, लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहे कारण अमेरिका के लोगों के शरीर के में यूरोप से आने वाले इन बीमारियों से बचने की कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। फलस्वरूप इन स्थान पर चेचक बहुत मारक साबित हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। यूरोपीय लोग नहीं पहुँचते थे, वहाँ के लोग इसकी चपेट में आने लगे। इससे पूरे समुदाय खत्म कर डाला। घुसपैठियों का जीत का रास्ता आसान हो चला गया। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद चीन और भारत को दुनिया का सबसे धनी देश गिना जाने लगा। एशियाई व्यापार में उन्हीं का दबदबा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना था कि 15वीं शताब्दी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया। वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व चलते विश्व व्यापार केंद्र पश्चिम और खिसकने लगा। अब यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों ने यूरोप के समाज को कायापलट कर दिया, विदेशी संबंधों को नए ढर्रे में डाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 गति प्रवाहों का उल्लेख किया। पहला प्रवाह व्यापार का 19वीं सदी के मुख्य रूप से वस्तुएं, कपड़ा और गेहूं व्यापार ही सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह, इससे लोगों का काम रोजगार तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का होता था। अल्प दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज से इलाकों में निवेश कर दिया जाता था। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। इस विषय में समझने से पहले औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन उपभोग के बदलते रुझानों पर विचार करने से बेहतर होगा। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की बात अलग थी। मगर उस समय ब्रिटेन आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोग का जीवन स्तर गिर जाता, सामाजिक तनाव फैल जाता। आइए इस आशंका के पीछे क्या कारण है। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटेन आबादी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा देश में भोजन की मांग बढ़ने लगी। जैसे जैसे शहर फले फूले, उद्योग बढ़ने लगे, कृषि उत्पादकों की मांग बढ़ने लगी, कृषि उत्पादक महंगे होने लगे। दूसरी तरफ बड़े भूस्वामियों में दबाव, सरकार ने मक्का आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लगाया उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपति और शहरी बंदोबस्तों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त करे।
खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन औद्योगिक प्रगति काफ़ी तेज रही, जिससे लोगों की आय वृद्धि हुई। इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, खाद्य पदार्थों का और ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा और यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के हिस्सों से ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीन को साफ करके खेती की जाने लगी। 19वीं सदी में यूरोप से अलग 5 करोड़ लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसेंगे। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर छोड़ कर दूर दूर देशों में जाकर काम करने लगे। तकनीकी की भूमिका। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका थी? रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ के ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए औपनिवेशिक के कारण यातायात और परिवहन संसाधनों में भारी सुधार हुए, तेज चलते रेलगाड़ियाँ बनी, बोगियों का भार भी कम हुआ, जलपोतों का आकार बढ़ा जिससे किसी उत्पादक खेतों से दूर बाजारों तक कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। मांस उत्पादों के व्यापार की इस क्रिया में अच्छा अंदाज़ा मिला। 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप में मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिसे यूरोप में जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। 19वीं शताब्दी के आखिर के दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया में स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में दशकों में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कटच आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में सहमति कर लिया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए। आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी, मानो उन्हें फुटा रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश करने लगी द्विपक्षीय यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाकों बांटने के लिए प्रायः इसी तरीके का सहारा लिया। 1885 में यूरोप ताकतवर देशों के बर्लिन में एक बैठक हुई जिससे अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल को भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मन नए उपनिवेशवादी ताकतों के रूप में सामने आए। पहले स्पेन कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशिक कब्जा करके 1890 दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका औपनिवेशिक ताकत बन गया। आइए देखते हैं उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक साम्राज्यों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के संसाधनों पर क्या असर पड़ा। मध्य अफ्रीका के सर हेनरी मार्टिन स्टेनली रिंडरपेस्ट या मवेशी रोग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों के प्लेग की तरह फैलने लगी। इस बीमारी से लोगों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि उपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय समाजवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि
हमले और विजयों से इस युद्ध युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने हजारों लोगों के जीवन या भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। प्राचीन काल में अफ्रीका में ज़मीन में कभी कभी कोई कमी नहीं रही, जबकि वहाँ आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीका को जिंदगी कामकाज ज़मीन पर पालतू पशुओं उसके सहारे चलना पड़ता था। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने वाले चालक नहीं थे। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन पैसे खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिसकी कोई वहाँ कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में आती, वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। भारत से अनुबंधित गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाने लगा। 19वीं सदी की दुनिया में विविधता को प्रतिबंधित करता है। यह तेज़ी से आर्थिक और वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि, दूसरों के बेहिसाब गरीबी और कुछ भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के रूप में इजाद की दुनिया थी। 19वीं सदी में भारत और चीन लाखों मजदूर बागानों, खदानों और सड़क व रेल मार्ग परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर से देशों में जाया जाता था। भारतीय अनुबंधन श्रमिकों को खास तरह के अनुबंधन एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेते हैं तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। भारत में ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे इलाके से जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे। कुटीर उद्योग खत्म हो रहे थे, जमीन का भाड़ा बढ़ गया, खानों और बागानों के लिए ज़मीन को साफ किया जा रहा था। इन परियोजनाओं में गरीबों का जीवन पर गहरा असर पड़ा। बटाई और ज़मीन पर ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा नहीं चुका पाते थे, उन पर कर्ज बढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। भारतीय अनुबंधन श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, मॉरिशस व फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सैलानी व मलाया जाकर काम करते थे। बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। 19वीं सदी की अनुबंधन व्यवस्था में बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का भी नाम दिया गया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे थे वे वैसे हालात में नहीं थे। नई जगह में जीवन कार्य स्थितियां कठोर थी और मजदूरों के पास कानूनी अधिकार कहने भर को नहीं थे। इसके बावजूद मजदूरों ने भी जिंदगी बसर करने के लिए अपने तरीके ढूंढ लिए। बहुत सारे तो भाग कर जंगलों में ही चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते थे तो उन्हें भारी सजा दी जाती थी। 20वीं सदी की शुरुआत में सालों से हमारे देश में राष्ट्रवादी नेता का प्रथा विरोध करने लगे थे। उनकी राय में बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी। इसी दबाव के कारण 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, लेकिन बाद में इसे कई दशक भारतीय अनुबंधन मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। वहाँ के लोग कुली मानते थे और कुलियों के साथ बर्ताव करते थे। नेपाल पारिस्थितिक उपन्यास में बिछोह और परायापन का एहसास खूब देखा जा सकता है। विदेश में भारतीय उद्यमी विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसल उगाने वास्ते पूंजी की आवश्यकता पड़ती थी। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंकों से पैसे लिया जा सकता था, लेकिन छोटे छोटे किसानों का क्या? यहीं से देसी साहूकार महाजन दृश्य आते थे। क्या आपने शिकारी पूर्वक श्रम के बारे में सुना है? उन बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से जो मध्य एशिया,
निर्यात मुखी होते खेती के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक व्यवस्थित पद्धति होती थी, यहाँ तक कि उन्हें व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे। अब अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश के पीछे पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुँचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेश से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पेरियम खोल दिए। इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलने लगी। एक फलता फूलता कारोबार क्यों था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोत के आ जाने सैलानियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ने लगी। भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास यूरोपीय देशों के निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इसी कारण वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। फलस्वरूप ब्रिटेन ने आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए। वहाँ महीन भारतीय कपास पर आयात कम होने लगा। 19वीं सदी के शुरुआत में ही ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाई देता है। सन 1800 के आसपास में निर्यात सूती कपड़े का प्रतिशत 30%, 1850 में 15% और 70 के दशक में 3% रह गया। तो भी भारत किन चीज़ों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आती है। निर्यात वस्तुओं का निर्यात घटता रहता था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 71 के भी कच्चे माल का निर्यात 5 से 35% हो गया। कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक से बड़े पैमाने पर निर्यात होने लगा। जैसे कि बिजली कच्चा में पढ़ा है, 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाने लगा। कुछ समय तक भारतीय निर्यात अफीम का हिस्सा ही सबसे ज़्यादा रहा। ब्रिटेन और उसकी सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी और चीन को निर्यात करती थी। अफीम के निर्यात से जो पैसे मिलते थे उसके बदले चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औपनिवेशिक उत्पादों की बाढ़ ही आ गई। भारत से ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्य व कच्चे मालों के निर्यात में इजाफा हुआ। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। इसका मतलब यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन ही फायदा रखता है। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेता था। ब्रिटेन के व्यापार जो अधिशेष हासिल होता था उसे तार्किक होम चार्जेस का निपटाना होता था। इसके तहत ब्रितानी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत के काम कर चुके ब्रितानी अफसरों की पेंशन शामिल थी। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। पहला महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए। इस अध्याय में उन चीज़ों के विचार करेंगे उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। इस युद्ध में विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा समय लग गया। इस दौर पूरी दुनिया चौतरफा आर्थिक राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। अंत में मानवता एक विनाशकारी महायुद्ध के नीचे
गहराने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण। जैसा कि आप जानते हैं, पहला विश्व युद्ध दो खेमे में लड़ा गया। एक पाले में राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे तो दूसरे पाले में केंद्रीय शक्तियाँ जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन तुर्की। अगस्त 1914 युद्ध शुरू हुआ। उस समय सारी सरकारों को यही लगता था कि युद्ध ज़्यादा किस्मत खत्म हो जाएगा, पर यह युद्ध 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। इस युद्ध में दुनिया के सबसे अगुआ औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के साथ जूझ रहे थे और शत्रुओं में निर्बंधुक करने के लिए आपस में बेहिसाब आधुनिक उद्योग शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इस युग में मशीनगरों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयावह पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर के असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों पर युद्ध मोर्चे पर ले जाया जाता था। इस युद्ध में मौत और विनाश की जैसी विपत्ति रची गई। उद्योग युग में पहले औद्योगिक व्यक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ घायल हुए। मृतक और घायलों से ज़्यादा कामकाजी उम्र लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप कामकाज में लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार में सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवार की आय भी गिर गई। कुछ युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया। युद्ध की ज़रूरतों को मद्देनज़र पूरे समाज को बदल दिया गया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो उन कामगारों को संभालने के लिए घर की औरतों को बाहर आना पड़ा, जिन्हें अब तक का केवल मर्दों का ही काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संकट टूट पड़ा। अब देश एक दूसरे के बदला लेने पर उतारू थे। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन, अमेरिका बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। फलस्वरूप इस युद्ध में अमेरिका और कर्जदार की बजाय कर्जदाता के देश बन गया। कहने लायक आशय यह था कि युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्धोत्तर सुधार। युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता काफ़ी मुश्किल था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद वह लंबा संकट उसे झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उसी समय भारत और जापान उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारत बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय जापान से भी मुकाबला करना था सो अलग। युद्ध खर्चे में भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में डूब गया। युद्ध के कारण आर्थिक क्षय माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगार की भारी इजाफा हुआ। जब युद्ध के कारण पैदा हुआ जाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय कटौती कर शुरू कर दी। शक्तिशाली कारों और सहारे उनकी भरपाई की जा रही थी। इन सारे प्रयासों के रोजगार भारी तादाद में खत्म कर दिए। 1921 में हर पाँच में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोक्ता। अमेरिका के सुधार की गति तेज हो रही थी। यह पहले ही देखे चुके थे कि युद्ध में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कितना फ़ायदा पहुंच रहा था। युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लगा, लेकिन 20 के दशक में शुरुआती सालों में अमेरिका अर्थव्यवस्था में तेज़ी से तरक्की करने लगा। 1920 दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी बड़ी खासियत थी बृहद उत्पादन का चलन। बृहद उत्पादन की ओर बढ़ने के सिलसिला 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुका था, लेकिन 1920 के दशक में अमेरिका औद्योगिक उत्पादन की विशेषता ही बन गया। कार निर्माता हेनरी फोर्ड बहुत उत्पादक के विख्यात थे। उन्होंने
शिकागो में एक बोचड़खाने की असेंबली लाइन में तर्ज पर डेटायर ने अपने कारखाने में भी आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित की। शुरुआत में 1920 के दशक में आवास एवं निर्माण क्षेत्र में आए छलांग में अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। मकानों के निर्माण, घरेलू जरूरत की चीज़ों के निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी। दूसरी ओर उपभोग भी बढ़ता गया। उपभोग के लिए ज़्यादा निवेश की ज़रूरत थी, जिससे नए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होने लगी। 1923 में अमेरिका विश्व को पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को वित्त संकट में उबरने में मदद कर। अगले 6 साल में विश्व व्यापार पर आय वृद्धि दर काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रही। 1929 आते आते दुनिया एक आर्थिक संकट में फंस गई, जिसका दुनिया ने पहले कभी नहीं अनुभव किया। आर्थिक महामंदी शुरुआत 1929। यह संकट 30 दशक के मध्य तक बना रहा। दौरान दुनिया में ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय, व्यापार भयावह गिरावट दर्ज की गई। इस मंदी का समय और असर देश के एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि कृषि क्षेत्रों में समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादकों की तुलना में खेतिहर उत्पादकों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही। इस मंदी के कई कारण थे। यह हम पहले ही देख चुके हैं। युद्धोत्तर विश्व में अर्थव्यवस्था कितनी कमज़ोर थी। पहला यह कारण कृषि में अति उत्पादन की समस्या बनी थी। कृषि उत्पादकों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई। कीमतें गिरनी और किसानों की आय घटने लगी। आमदनी बढ़ने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमतों पर ही सही लेकिन ज़्यादा माल पैदा करके अपना आय स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादकों आमद और बढ़ गई। जाहिर है कि कीमतें नीचे चली गई। खरीदार के अलावा कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण 1920 के दशक में मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेने अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे हुए तो अमेरिका कर्जा जुटाने बहुत आसान था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिका और दुबई को होश उड़ गए। 1928 में पहला महाविदेशी अमेरिका का कर्जा $1 अरब था। साल भर के भीतर यह कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया। देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट आ खड़ा हुआ। भले ही सब देश एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिका पूंजी लौटाने के लिए पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा है। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देश मुद्रा की कीमतों की बुरी तरह गिर गई। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच सका, लेकिन अमेरिका के अन्य स्थानों में कृषि और कच्चे मालों की कीमतों में तेज़ी से लुढ़कने लगी। अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुने सीमा पर शुल्क वसूल करने लगी। इस फैसले से तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। यद्यपि 1935 में ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट उभरने की संकेत दिखाई देने लगे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीतिक तथा लोगों के दिमाग पर उसकी जो छाप पड़ी वह जल्द से जल्द मिटने वाली नहीं थी। भारत और महामंदी। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर हुआ, तो इस बात से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट कपकपाहट बाकी हिस्सों में तक भी पहुंच जाती थी और उससे दुनिया भर के लोगों की ज़िंदगी, अर्थव्यवस्था, समाज प्रभावित हुआ। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों के आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन
प्रभावित किया। 1928 से 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो कीमतें नीचे आ गई। 28 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमतें 50% गिर गई। भारत में विदेशियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमतें में तेजी से गिरने लगी, लेकिन सरकार ने लगान वसूल में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरने के बावजूद शहर में रहने वाले लोगों के लिए हालत ठीक रही, जिसकी आशा निश्चित थी। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बाधा बधाया भाड़ा मिलता था, मध्यवर्गीय वेतनकारी कर्मचारी राष्ट्रवादी खेमे में दबाव में उद्योगों की रक्षा सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। विश्व अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण युद्ध काल। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध भी बड़े खेमे के बीच था। गुट बहुत दोहरी शक्तिशाली नाज़ी जर्मन, जापान, इटली। दूसरा खेमा ब्रिटेन मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता है। 6 साल तक चला युद्ध जमीन, हवा और पानी असंख्य मोर्चे पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत तबाही की कई हद तक बाकी नहीं बची। माना जाता है कि जंग के कारण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करीब 6 करोड़ लोग मारे गए। 1939 में वैश्विक जनसंख्या की 3% रह गई। करोड़ों लोग घायल हुए। अब तक का युद्ध में मोर्चे पर मरने वाले संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया में विशाल भूभाग तबाह हुए। कई शहर हवाई बमबारी, लगातार गोलाबारी कारण मिट्टी में मिल गए। इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। ऐसे हालात पुनर्निर्माण का कठिन और लंबा साबित रहा। युद्ध काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभाव साय में आगे बढ़ा। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टि से वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ीवाद जर्मन और हराने के लिए सोवियत संघ ने जनता की भारी कुर्बानियाँ दी। जिस तरह पूंजीवादी दुनिया में महामंदी जूझ रही थी, दौरान सोवियत संघ लोगों को अपने देश के लिए पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति हैसियत में ला खड़ा किया। युद्धोत्तर काल बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान। 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों में अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, बृहत उत्पादन और आर्थिक आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यह व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा स्थिर हो। यदि रोजगार स्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की ज़रूरत होती है, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। कीमत, उपज, रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रण करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए सुनिश्चित किया जा सकता था। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार लक्ष्य केवल हासिल किया जा सकता था जब सरकार पास वस्तुओं की पूंजी, श्रम, आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध कराए। संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर ने ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। सदस्य देशों ने विदेश व्यापार में लाभ घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक के IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थापक ब्रिटेन वुड्स
भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। और विश्व बैंक IMF 1947 औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों के नियंत्रण पे प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहा। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के बीच किसी फैसले को वीटो कर सकता है। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में पश्चिमी उद्योग और राष्ट्रों जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 में 70 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर कमोबेश स्थिर थी, इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। इस दौरान समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। इन दशकों में तकनीकी और उद्यमिकी विश्व व्यापारी प्रसार हुआ। विकासशील देशों में विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें आधुनिक तकनीकी से चलने वाले यंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों के एशियाई और अफ्रीका के ज़्यादातर औपनिवेशिक स्वाधीनता राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीब संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। इनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय से औपनिवेशिक शासनकाल के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक संगठन औद्योगिक देशों की जरूरतों के पूरा करने के लिए किया गया संस्थान पूर्ववत औपनिवेशिक और गरीबी समस्या को विकास की कमी से निपटने की दक्ष थी। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान में अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया गया, उसके कारण देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत बड़ा निर्भर नहीं थे। किसी कारण 50 के दशक में आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। दूसरी ओर ज़्यादा विकासशील देशों को 50 और 60 से दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्हें एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO के लिए आवाज़ उठाई। समूह 77 के रूप में संगठित हो गए। ब्रिटेन वुड्स समापन। वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों से स्थिर तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लगान ने अमेरिका और विश्व वित्तीय प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया में प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्वाचित नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमतें गिरने लगी, अतः विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी स्थिरता विनिमय दर की व्यवस्था शुरू हो गई। 70 के दशक में मध्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ चुके थे। अब विकासशील देशों में कर्ज विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिमी व्यावसायिक बैंकों से निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगे, जिसके कारण आय गिरावट आती थी, गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। औद्योगिक विश्व बेरोजगारी समस्या में फैलने लगा और दशक के मध्य बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही, अतः 70 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई के ऐसे देशों के उत्पादन केंद्रित करने लगे जहाँ वेतन कम थे। चीन 1949 में क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन की नई आर्थिक नीतियों में सोवियत खेमे में बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली में
व्यवस्था समाप्त होने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था पर अंग बन गए। चीन जैसे देश में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों में अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के दिन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जाकर निवेश करना शुरू किया। इस बात से ध्यान दिया गया कि ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फोन, खिलौने चीन में बनने लगे वहाँ के जैसे ही लगे। यह चीनी अर्थव्यवस्था अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर पर वहाँ के कम वेतन का नतीजा था। उद्योग में वेतन वाले देश में ले जाने में वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों से असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों में अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलावों के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। संक्षेप में चर्चा करें। प्रयोजन काल।